मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक नया टॉपिक लेकर के, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, जो कि आपको क्लास 8 में आपको पढ़ना है। ठीक है, वैसे हम इसको क्लास 7 में पढ़ चुके हैं यूनिटरी मेथड से, लेकिन अब हम इसको कुछ नई मेथड से फाइंड करना सीखेंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ईजी रहेगा। लेट अस स्टार्ट डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन। सबसे पहले आपको ये मालूम करना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है ना। फर्स्ट वैल्यू डायरेक्ट, डायरेक्ट मीन्स क्या होता है, डायरेक्ट डायरेक्ट इंक्रीज होगा। जब एक वैल्यू इंक्रीज होगी नेक्स्ट वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ठीक है, एक वैल्यू आपकी डिक्रीज होती है तो नेक्स्ट वैल्यू भी आपकी डिक्रीज होती है। ठीक है, सेम रेशो में डिक्रीज होती है। जैसे कि आपने एक एग्जांपल से देख समझते हैं इसको। जैसे आपने कोई पेन परचेस किया, मान लो आपका पेन है ना, नंबर ऑफ पेन है आपके पास, आपने पेन परचेस किए हैं, मान लो एक पेन आपका 5 रुपीज का आता है। ऑब्वियसली 2 पेन कितने के आएंगे आपके, 2 पेन आपके आएंगे 10 रुपीज के, 3 पेन आएंगे आपके 15 रुपीज के। इस तरीके से आपका जो रेशो है, देखिए आप सेम रेशो है 1:5, 2:10, देन 3:5। अगर आप फाइंड करेंगे तो देखिए 1:5, देन नेक्स्ट 2:10 एंड 3:15। अगर आप इनका रेशो फाइंड करेंगे 2 1 2, 2 5 10, 3 1 3, 3 5 15। आप देख रहे हैं सभी जो आंसर्स जो आपके आ रहे हैं 1/5, 1/5, 1/5 मीन्स एक कांस्टेंट नंबर आपको मिल रहा है। कांस्टेंट नंबर मीन्स आप इसको, अगर हमने इस क्वांटिटी को x माना है, इस क्वांटिटी को हमने y माना है, तो आपका जो रेशो है x/y का एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। तो अपन कह सकते हैं इसको कि जो आपका जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो रेशियोज है x और y, जो क्वांटिटी टू रेशियो में जो है ये रिलेशनशिप जो है x और y में वही कांस्टेंट होती है। तो जब जब आपकी क्वांटिटी, एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है देन नेक्स्ट भी इंक्रीज होती है, अगर आपकी नेक्स्ट वैल्यू डिक्रीज होती है उसके साथ साथ दूसरी रिलेटिव जो दूसरी वैल्यू वो भी डिक्रीज होती है, तो आपका वहाँ पर होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसको कुछ एग्जांपल से, आपके एनसीईआरटी बुक से मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, क्वेश्चंस लिए हैं, अपन उससे इसको समझते हैं। जैसे आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेंगे, आपका जैसे आपने क्वेश्चन लिया, फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपका है, तो आप उसमें ही आपको फाइंड करने के पूछा हुआ है कि कौन सा डायरेक्ट प्रोपोर्शन लेंगे या नहीं लेंगे ना। वहाँ पे जो क्वांटिटीज दी हुई है फर्स्ट क्वेश्चन में, एक्सरसाइज 11 क्वेश्चन फर्स्ट। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ, देखिए आपको क्वेश्चन में फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर द रेलवे स्टेशन अप टू, हियर इज गिवन 4 आवर्स। 4 आवर्स के लिए जो चार्जेस लग रहे हैं वो ₹60 लग रहे हैं। देन नेक्स्ट अगर 8 आवर्स के लिए लग रहे हैं तो आपको 8 आवर्स का कितना चार्जेस लगता है, उसका ₹100 लगता है। देन नेक्स्ट अगर आप 12 आवर्स के लिए रखते हैं तो आपका चार्जेस लग रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ₹140 लग रहा है। देन नेक्स्ट अगर आपने उस कार को रखा हुआ है 24 आवर्स के लिए, 24 आवर्स के लिए रखा है अगर आपने, तो वहाँ पर आपका पार्किंग चार्जेस लग रहा है ₹180। तो आपको क्वेश्चन में पूछा होगा चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम, है ना। आपको रिलेशन जो बताना है किस किस का, आवर्स का, उसका पार्किंग टाइम से उसको कितने जो रुपीस लग रहे हैं उसका रेशियो आपको फाइंड करना है। तो आप देखिए यहाँ पर अगर इसको कैंसिलेशन करके सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसका, तो देखिए 4 1 4, 4 1 4, 2 रिमेनिंग, 4 5 20। अब यहाँ मुझे आंसर फाइंड हुआ आपका 1:15। देन आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 4 8, 2 से कैंसिल हो गया, 2 5 10, देन 0। आप इसको 2 से कैंसिल करें, 2 2 4, 2 4, 2 5 10। यहाँ पर आपका जो रेशो आया वो 2:25। आपको यहीं से चेक हो गया कि देखो ये रेशो इक्वल नहीं है ना, 1/15 और वहाँ पर 2/25 नॉट इक्वल है। अगर ये नॉट इक्वल है मीन्स आपका कांस्टेंट नंबर नहीं आना, जो x/y की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट। दैट्स व्हाई दिस नंबर गिवन जो रिलेशनशिप है वो नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, इसी टाइप से ही आपका जैसे अभी, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, इस टाइप के आपके जो क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी बुक में, जो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में रिलेशनशिप जो दी हुई है आपकी, है ना, क्वेश्चन 4
फोर्थ में दिया हुआ है अ मशीन में सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स, हाउ मेनी बॉटल्स विल फिल? इट विल फिल इन 5 आवर्स, है ना। आपका रिलेशनशिप किस के बारे में दिया हुआ है? मशीन के बारे में। अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स मींस रिलेशनशिप में वो आपके पास नंबर ऑफ बॉटल्स और टाइमिंग इन आवर्स, है ना। दो चीज के बीच में रिलेशनशिप है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप टेबल पेपर करेंगे, नंबर ऑफ बॉटल्स दी हुई है ना, और कितने टाइम में वो फिल होती है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ आवर्स दिया है ना, नंबर ऑफ आवर्स। तो देखिए आपके पास नंबर ऑफ बॉटल्स इस क्वेश्चन में 840 बॉटल्स हैं जो कि 6 आवर्स में फिल हो जाती है ना। अब आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी बॉटल्स विल फिल इन 5 आवर्स, 5 आवर्स में कितनी बॉटल्स फिल होंगी। तो आपको पता नहीं है ना, तो अपन इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉटल्स बी एक्स, ठीक है। हमने उसको एज्यूम कर लिया, नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी है, कितनी फिल हो जाएंगी, एक्स बॉटल। अब देखो क्वेश्चन आपका क्लियर है, आप क्वेश्चन समझो। अगर 6 आवर्स में नंबर ऑफ बॉटल्स फिल हो रही है, 6 आवर्स में 840 बॉटल्स फिल हो रही है, तो 5 आवर्स में कितनी बॉटल फिल होंगी। अब ऑब्वियसली क्वेश्चन में आपकी देखो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो नंबर ऑफ बॉटल्स भी डिक्रीज हो जाएंगी, है ना। तो हम आप क्वेश्चन समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिख देंगे कि जो कंडीशन है, गिवन कंडीशन इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे मालूम किया, जब एक वैल्यू डिक्रीज होगी तो आपने सोचा उसको कि दूसरी वैल्यू भी डिक्रीज ही होगी, क्योंकि यहाँ पर उसकी जो स्पीड है फिल करने की उसमें कोई चेंजेस नहीं बताया हुआ ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अभी हमने पढ़ा था डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो आपका जो एक ट्रिक टाइप दे देते हमने कि जो दोनों में रिलेशनशिप होती है वो एक कांस्टेंट होती है, के मींस होता है कांस्टेंट, है ना। अब यहाँ पर इससे आपको ये पता चल जाएगा कि इन वैल्यूज को आप अपॉन में लिख लेंगे, 840 बॉटल अपॉन 6 इक्वल टू x अपॉन 5। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका हो जाएगा 800 इंटू 4, 840 इंटू 5 देन इक्वल टू 6 इंटू x। आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, 6 को ट्रांसपोज से करेंगे, मल्टीप्लाई वाली वैल्यू डिवाइड में चली जाएगी, तो आपका जो है ना 840 इंटू 5 अपॉन 6 इक्वल टू x। देखिए अब ये कैंसिलेशन कर देंगे इसका ना, 6 की टेबल से कैंसिल हो रहा है क्या, देखिए 6 1 6, 6 1 6, 2 रिमाइनिंग, है ना, 6 4 24, then 0 as it is, 140 into 5 इक्वल टू x। मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको कितना हो जाएगा, 500 5 4 14 5 70, ये 700 बॉटल्स, है ना। आपका आंसर हो जाएगा इसका कि वो जो मशीन है वो 5 आवर्स में, है ना, इन 5 आवर्स machine can fill 700 bottles. This is your answer. Okay? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर, आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 था जो हमने सॉल्व किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेके इसको समझते हैं ना, ये आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इसलिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपका एक क्वेश्चन बोल लेते हैं आपके एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9 ना, जो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना। देखो इसमें भी पहले आप टेबल प्रिपेयर करके करेंगे। यूनिटरी मेथड में 6 7 क्लास में सीख चुके हैं, लेकिन यूनिटरी मेथड में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है,
है ना, क्योंकि जैसे यहाँ पर आपका ये चीज क्लियर हो जाती है, किसको अपॉन में लिखना है, किसको अपॉन लिखना है, कौन सी वैल्यू जब ट्रांसपोज होगी कौन सी डिवाइड करेंगे, कौन सी मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हम यूनिटरी मेथड से करते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं कि किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, किस वैल्यू से डिवाइड करें। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में जो रिलेशनशिप दी हुई है उस क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट का शेडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखिए यहाँ रिलेशनशिप दी है हाइट ऑफ द पोल एंड द लेंथ ऑफ द शेडो, है ना, दो चीजों के बीच में। आप इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है हाइट ऑफ द पोल, हाइट एक चीज और थी उसमें लेंथ ऑफ द शेडो, लेंथ ऑफ द शेडो। ठीक है, हम सबसे पहले इसके लिए टेबल प्रिपेयर बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर वर्टिकल एक पोल है और उसकी हाइट 5 मीटर 60 सेंटीमीटर की है, तब उसकी शेडो की जो लेंथ होती है वो रहती है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, है ना। अब क्वेश्चन में हमका फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ फाइंड एट द सेम टाइम है ना, द लेंथ ऑफ द शेडो। आपको क्या करना है, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है ना। क्वेश्चन लिखा फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। मतलब अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है द लेंथ ऑफ द शेडो, आपको क्या करना है, फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो। आपको शेडो की लेंथ फाइंड करना है कास्ट बाय अनदर पोल, यहाँ पर शेडो की लेंथ फाइंड करना है ना। और जो अनदर पोल है वो जो कितना हाई है, वो 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई है ना। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा ध्यान देना इस जगह पे। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको फाइंड करना है उसको हम सबसे पहले जो एज्यूम किया है वो लिख देते हैं। तो लेट द एज्यूम किया हमने लेंथ ऑफ द शेडो, तो लेट द रिक्वायर length of the shadow is x मीटर, है ना। अपन इसको जो एज्यूम किया वो लिख दिया। अब आप क्वेश्चन देखो सेम टाइम है, तो सेम टाइम पर जितना हाइट का पोल होगा उतनी उसकी शेडो की लेंथ होगी, मीन्स जो रेशियो रहेगा वो एक कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि जो गिवन कंडीशन है वो कैसी है, given is in direct proportion, given is in direct proportion। और अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है तो हमें हमारे माइंड में क्लियर है जो रिलेशनशिप है एक्स और वाई के बीच जो रिलेशनशिप है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो मैंने लिख दिया। अब इसके अकॉर्डिंग आप इन वैल्यूज को और लिख लेंगे। देखिए अब यहाँ पर जब आप लिखेंगे 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, आपको ये पता होगा, देखिए 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर अगर इसको अपन पूरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर आपका 5 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर को आप कैसे लिख सकते हैं, 500 प्लस 60 सेंटीमीटर, जो 560 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आप सारी वैल्यूज को चेंज करते हैं तो आपका हो जाएगा 560 सेंटीमीटर अपॉन 320 सेंटीमीटर इक्वल टू 1050 सेंटीमीटर देन अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, एक्स का मल्टीप्लाई आपका इधर हो जाएगा, इस वैल्यू का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस इंटू कर रहे हैं तो 560 इंटू एक्स इक्वल टू 1050 इंटू 320। सारी वैल्यूज अभी सेंटीमीटर में आपका ना, ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी आपका सेंटीमीटर में। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, 560 अपॉन में चला जाएगा, एक्स इक्वल टू 1050 इंटू 320 अपॉन 560
60 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 2 जा 4, 2 8 जा 16, then 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 हो जाएगा, then again 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। अब आपके पास जो वैल्यूज बची है वो क्या है, 1050 इंटू 4 देन डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो जो वैल्यूज हैं वो है आपके पास x इक्वल टू 1050, ये भी आपको 7 से कैंसिल हो सकता है ना, कैंसिल करके देखते हैं। 7 × 7, 7 × 7, 3 रिमेनिंग, 7 5 35, देन 0 का 0, ओके करेक्ट है ना। आपने यहाँ पर आ जाएगा 150। अगर देखो आप लोगों को अगर कैंसिलेशन में प्रॉब्लम आती हो तो एक मेथड और है, आप फिर वहाँ थोड़ा सा लेंथी जरूर होता है, इसका मल्टीप्लाई कर लो और फिर इससे डिवाइड कर लो, ठीक है। अगर आपको कैंसिलेशन में प्रॉब्लम आती है तो वैसे आपको कैंसिलेशन कर लेना चाहिए, तो सिंप्लीफाई हो जाता है, तो ईजिली कर सकते हैं उसको, ज़्यादा बड़ा बड़ा मल्टीप्लिकेशन हो, ज़्यादा बड़ा बड़ा डिवाइड नहीं करना पड़ता। अब यहाँ पर 150 इंटू आपका 4 है, आप x इक्वल टू 15 इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, सेंटीमीटर है ना, आप इसको इंटू करेंगे तो मेरा 15 4 से 60, देन ये 0 सेंटीमीटर, 600 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 6 मीटर। इस आपका जो क्वेश्चन था द लेंथ ऑफ द शेडो कितना हो जाएगा, द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द शेडो, द लेंथ ऑफ शेडो विल बी कितना हो जाएगा 6 मीटर। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। इसी तरह से आपको इसके सेकेंड पार्ट में भी आपको फाइंड करना है, इसी में 2 पार्ट दिया है, इसका सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है द हाइट ऑफ अ पोल, फाइंड एट द सेम टाइम द हाइट ऑफ अ पोल व्हिच कास्ट अ शेडो 5 मीटर लॉन्ग। मतलब इसका जो सेकेंड पार्ट है ना, उसमें आपको द हाइट ऑफ पोल फाइंड करना है, सेकेंड पार्ट है ना। ये फर्स्ट कंडीशन सेम रहेगी, इसका सेकेंड पार्ट अगर आप करेंगे तो सेकेंड पार्ट में आपको चेंजेस दिया हुआ है किस जगह पर, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द हाइट ऑफ पोल फाइंड करना आपको, विच कास्ट अ शेडो, हाइट ऑफ अ पोल विच कास्ट अ शेडो 5 मीटर लॉन्ग, ये फाइंड करना है, ये 5 मीटर लॉन्ग शेडो की लेंथ दी हुई है। हाइट ऑफ अ पोल, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल which cast shadow 5 मीटर लॉन्ग, यहाँ पर शेडो की लेंथ दी हुई है। अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहेंगे तो यहाँ पर फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो, तो यहाँ पर अब आपने देखो हमने एज्यूम कहाँ पर किया है, पोल वाले में, तो क्या लिखेंगे, लेट रिक्वायर्ड लेंथ के प्लस वाला हाइट लिखना है, हाइट लिख दो है ना, लेट रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द, अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारा पोल वाले में, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर पोल, इसका मतलब सेकेंड पार्ट है ना। फिर यहाँ पर आप लिख देंगे सेम टू सेम, जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्वेश्चन आपका, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो आप क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू आपका एज रहेगी, यहाँ पर चेंजेस होगा आपका, देखिए चेंजेस कैसे होगा आपका, आप यहाँ पे लिख लोगे, ये तो एज रहेगा है ना, अपॉन यहाँ पर आपका x अपॉन 5 मीटर हम लिख रहे हैं 500 सेंटीमीटर, ओके। मेथड वही रहेगा, क्रॉस इंटू हो जाएगा 560 सेंटीमीटर इंटू 500 सेंटीमीटर इक्वल टू 320 सेंटीमीटर इंटू x। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करना है, 320 अपॉन हो जाएगा आपका 560, यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर कर लेंगे इसको, ठीक है, क्रॉस यहाँ पर 560 सेंटीमीटर इंटू 500 सेंटीमीटर अपॉन 320 सेंटीमीटर इक्वल टू x। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल किया, 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा आपको ना, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से कैंसिल होना, 2 1 जा 2, 2 4 जाए, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिविजिबल है, 2 4 जाए 2 7 जा 40 है ना।
अब देखिए शायद ये कैंसिल होकर 4 से 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 रिमेनिंग, 4 2 जा 8, 2 रिमेनिंग है ना, 4 5 जा 20। अब 7 और 1 25 9 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना है देखते हैं। 7 5 जा 35, 3 के 7 2 जा 14, 15 16 17, 7 1 के 7 जा 7 + 1 8 इक्वल टू x। मीन्स अगर ये सेंटीमीटर में आपका ना, अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका x इक्वल टू 8.75 मीटर। 100 से डिवाइड कर दिया तो 8.75 मीटर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा कंप्लीट हुआ है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, लेट अस स्टार्ट इनवर्स प्रोपोर्शन। देखिए इनवर्स प्रोपोर्शन में आपको क्या करना है, पहले आपको समझना है इनवर्स प्रोपोर्शन में होता क्या है ना। जब आपकी कोई एक वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसके साथ साथ दूसरी वैल्यू अगर डिक्रीज होने लगती है, जैसे मान लो इसका रिलेशनशिप इसका रिलेशनशिप पहले ही था, तो जैसे आपने इंक्रीज किया ये वैल्यू आपकी डिक्रीज होने लग गई, तो एक वैल्यू के इंक्रीज होने पर दूसरी वैल्यू डिक्रीज होने लगती है, तो वहाँ पर आपका हो जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स मतलब एक दूसरे का उल्टा हो रहा है ना, एक की वैल्यू बढ़ा रहे हैं दूसरे की वैल्यू घटती जा रही है, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका इनवर्स प्रोपोर्शन। जैसे आपकी बुक के एनसीईआरटी बुक में कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चन से आता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दिया हुआ है कौन सा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ा, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। देखो नंबर ऑफ किसके बीच में रिलेशनशिप है, नंबर ऑफ वर्कर्स है ना, और टाइम के बीच में रिलेशनशिप है। तो अपन देखेंगे जैसे अपन नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाते हैं तो कोई काम को करने के लिए, सेम काम को करने के लिए जैसे आप नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाते हैं तो वो कम टाइम में हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका कोई वॉल बनाने का काम है, कोई रूम बनाने का काम, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है, मान लो वहाँ पर आपके 4 लोग लगे होंगे, 4 लोग लगे हुए मान लो 7 डेज में कंप्लीट करते हैं। अगर मान लो उस काम को जल्दी करवाना है तो आपने वहाँ पर वर्कर्स बढ़ा दिए तो वो काम आपका जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स और टाइम के बीच रिलेशनशिप है, और जैसे जैसे इसको आप जैसे इसको इंक्रीज करेंगे तो फिर ये आपका डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इतना था तो ये और कम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका रिलेशनशिप जो है वो कैसा है, इनवर्स प्रोपोर्शन का है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए इसका जो सेकंड क्वेश्चन में जो मैंने रखा है उसका सेकंड में आपको दिया हुआ है टाइम टेकन फॉर अ जर्नी। आपको ऐसे मान लो कि डेस्टिनेशन यहाँ से कोई प्लेस है, कोई प्लेस है, इससे इसके बीच में जाना है। ठीक है, टाइम टेकन फॉर अ जर्नी मान लो 1 आवर लगता है, 1 घंटा लगता है वहाँ से वहाँ तक पहुँचने में। डिस्टेंस चले यूनिफॉर्म स्पीड, सेम स्पीड से जाना है आपको। मान लो यहाँ से यहाँ तक जितने भी किलोमीटर हो आपका, मान लो आपका 45 किलोमीटर है, तो नेक्स्ट 1 आवर में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आवर में 45 से 90 किलोमीटर मतलब यहाँ से स्टार्टिंग से देखेंगे टोटल 90 मतलब 45 अगेन 45 हो गया यहाँ पर, ताकि नेक्स्ट 45 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया इसने, है ना। तो एक वैल्यू इंक्रीज हो गई, दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज हो गई है। तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड की ध्यान देना, यहाँ पर क्वेश्चन दे देगा यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। इसलिए ये कैसा हो गया आपका, ये तो इनवर्स प्रोपोर्शन का है। ठीक है, और ये जो रिलेशनशिप है इनके बीच में टाइम और डिस्टेंस के बीच, टाइम और डिस्टेंस के बीच में रिलेशनशिप दिया हुआ टाइम और डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड में कोई चेंजेस नहीं है ना, इसलिए कौन सा हो जाएगा ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। ठीक, इसका थर्ड पॉइंट, जैसे आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ थर्ड पॉइंट में एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टिंग। एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड जो भी कल्टिवेट करने के लिए, अनाज उगाने के लिए जमीन है ना, और क्रॉप हार्वेस्टिंग। तो अगर वो जैसे जैसे जमीन मतलब किसके बीच में रिलेशनशिप है, लैंड और क्रॉप के बीच में, तो जितनी ज़्यादा लैंड होगी उतना ज़्यादा आपका क्रॉप प्रोडक्शन हो जाएगा, है ना। तो इसमें कैसा है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। टाइम टेकन फॉर, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, स्पेशली फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोल रखा है द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल
फिक्स जगह ये पोर्शन से भी पोर्शन का डिस्टेंस कवर करना है, इन दोनों के बीच का, दो प्लेस के बीच का डिस्टेंस कवर करना है। लेकिन यहाँ पर स्पीड, मतलब यहाँ पर दिया है टाइम टेकन एट स्पीड, मुझे जल्दी पहुँचना है, मुझे मान लो 1 घंटा लग रहा था, है ना, यहाँ से ऐसा पहुँचने में मुझे 1 आवर लग रहा था। अब मान लो मैंने कहा कि स्पीड बढ़ा ली तो मैं जल्दी पहुँचूंगी, टाइम, जिससे मैं स्पीड को इंक्रीज किया तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के रिलेशनशिप को कैसे हुए, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, और मान लो स्पीड कम कर लो, टाइम में क्या लगेगा, इनवर्स प्रोपोर्शन का हो गया। इसी का फिफ्थ पॉइंट किधर रखना है, द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंड द एनुअल रेंट पर पर्सन। पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, जितनी पॉपुलेशन बढ़ती है, रिलेशनशिप किस किसके बारे में है, पॉपुलेशन के बीच में, पॉपुलेशन और लैंड पर पर्सन, है ना, लैंड पर पर्सन। जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी, जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी उतनी लैंड कम पड़ती जाएगी ना, ये कम होती जाएगी ना। पहले ज़्यादा थी, कम लोग थे, कम जनसंख्या थी, सबके पास बड़े बड़े घर थे। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, सबके पास छोटे छोटे घर, फ्लैट में रहते हैं, है ना। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या हो गया, जैसे इंक्रीज होगी तो लैंड पर पर्सन जो स्पेस एरिया है, प्लेस है, वो कम होती जाएगी। तो यहाँ पे इधर बीच में कौन सा हो गया आपका, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, अभी आप लोगों ने इसमें क्वेश्चन के एग्जाम्पल से सीखे डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन इस बुक है ना, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अब जैसे इसी का क्वेश्चन में जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आपको एक टेबल बना के दिया होगा एनसीईआरटी बुक में। सेकंड क्वेश्चन में टेबल बना के दिया होगा ना आपका, आपको उससे क्लियर हो जाएगा कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। जैसे यहाँ पर एक नंबर ऑफ विनर्स दे रखे हैं और यहाँ पर प्राइस फॉर ईच विनर। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है mechanism can show the prize money of ₹1 lakh is to be divided equally among us the winner। 1 लाख रुपीस का एक शो रखा हुआ है, उसमें प्राइज मनी रखी हुई 1 लाख रुपीस। अब अगर वो 1 लाख रुपीस अगर सिर्फ सिंगल पर्सन जीत जाता है तो उसको पूरे 1 लाख रुपीस, सिंगल पर्सन जीता तो पूरे 1 लाख रुपीस उसी को मिल जाएंगे। लेकिन अगर 2 पर्सन जीते, 2 विनर्स तो ये 1 लाख रुपीस दोनों में डिवाइड हो जाएगा। फिर हर एक को कितना मिलेगा, 50,000। फिर अगर मान लो वहाँ पर 2 के प्लेस पर 4 विनर्स हुए तो हर एक का कितना हो जाएगा, ये 1 लाख रुपीस 4 पर्सन में डिवाइड हो जाएगा, फिर ये 25,000 हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, ऐसे नेक्स्ट वाला फाइंड करेंगे, 5 पर्सन से तो वही 1 लाख रुपीस 5 लोगों में डिवाइड हो गए, फिर और कम हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, देखो कितना मिलेगा, 5,000 है ना, 20,000 ठीक, 20,000 हो जाएगा, हर एक को मिलेगा। इस तरीके से देखो यहाँ जैसे जैसे पर्सन इंक्रीज होते जा रहे हैं वहाँ वैसे वैसे इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाते होते रहते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का है ये, इनवर्स प्रोपोर्शन का। ठीक है, अब अगर आप इसमें, अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि आपने उसको बताया था एक्स अमाउंट y = k होता है, इसमें किस तरीके से कॉन्स्टेंट होता है, ये तो डायरेक्ट रेशियो के लिए ना। हाँ, एक चीज प्रोपोर्शन को वेरिएशन द्वारा भी बोलते हैं ना, इनवर्स वेरिएशन, डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन, है ना। डायरेक्ट को इनवर्स को इनडायरेक्ट भी बोलते हैं ना। अब जैसे आपको ये इनवर्स प्रोपोर्शन कर दिया हुआ है, देखो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू रहेगी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू रहेगी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू रहेगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू रहेगी। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो x और y जो दो क्वांटिटी जो दे रखी है उनके बीच जो रिलेशनशिप है उनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, कांस्टेंट होता है ना। तो यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन में आप लिख लेना कि x × y = कांस्टेंट। हाँ, कुछ बच्चे ये x1 y1 x1 and y1 = x2 × y2 ऐसे भी लिखते हैं, तो लिखो। लेकिन है ना, कुछ स्टूडेंट इतना मिस्टेक करते हैं, ये जो 2 है ना, ये 2 को उसकी पावर बना देते हैं। इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना, ऐसे लिख देते हैं, ये आपकी रॉन्ग मेथड हो जाती है। अगर आपने ऐसा लिखा है तो आपका सॉल्यूशन
वहीं पर कैंसिल हो जाता है, ठीक है। इसमें दोनों क्वांटिटीज को x1 y1 x2 y2 का थर्ड वैल्यू x3 y3 से एज्यूम कर लेते हैं ना। चलिए अभी आप लिखिए स्टेप्स आपके सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन आप इसी तरीके से कर सकते हैं, है ना। आपका इस तरीके से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें स्पोक्स बढ़ रही हैं तो सर्कल 360 डिग्री का होता है, 4 स्पोक्स थी तो 99 डिग्री का एंगल बना हुआ है ना। थर्ड क्वेश्चन में आपके ये सेकंड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन में 360 डिग्री का एंगल, अगर 4 स्पोक्स लगे तो हर एक के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 360 डिग्री कंप्लीट एंगल होता है सर्कल का। नेक्स्ट वाले उसमें 60 डिग्री, उसमें आपके 60 स्पोक्स हैं तो हर एक के बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऐसे फिर नेक्स्ट वाला फाइंड करना है आपको, फिर 360 को आप 8 से डिवाइड कर देंगे, आपका नेक्स्ट एंगल आ जाएगा। इस तरीके से हम इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं, आपका एनसीईआरटी बुक का ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है in a box of sweets is divided among 24 children. अब यहाँ पर किस किस चीज़ के बारे में दिया हुआ, नंबर ऑफ स्वीट्स, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, है ना। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन नंबर ऑफ स्वीट्स के बीच में दिया हुआ रिलेशनशिप, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ स्वीट्स, ठीक, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप आता है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगर 24 चिल्ड्रन है ना, 24 चिल्ड्रन है तो हर एक को जो स्वीट्स मिल रही है वो 5 स्वीट्स मिल रही है। अगर इस क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4, है ना। 4 स्टूडेंट एब्सेंट हो गए, ठीक है। 24 चिल्ड्रन था, नेक्स्ट स्टूडेंट को 5 स्वीट्स मिल रही थी, है ना। 24 में से 4 स्टूडेंट एब्सेंट हो गए, कितने रहे 20 स्टूडेंट। अब आपका क्वेश्चन है कि हर एक को कितनी कितनी स्वीट्स मिलेंगी, स्वीट, है ना। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो किस में है, क्या फाइंड करना आपको, नंबर ऑफ स्वीट्स ईच गेट, है ना। ये वाले पोर्शन में 20 हो गए तब कितनी कितनी स्वीट्स मिलेंगी। लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्वीट्स, रिक्वायर्ड नंबर एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है ये। एक्सरसाइज है आपका 11.1, है ना। और नियम के अकॉर्डिंग इसमें डिफरेंस है इसमें एक्सरसाइज नंबर में, इसलिए मैं उसको नहीं डाला था। एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें ना। आपका क्वेश्चन है लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ईच स्टूडेंट गेट स्वीट्स, then the required number of sweets is students get, है ना, ठीक है। BX, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में आपने समझा कि अगर 24 चिल्ड्रन थे तो भी हर एक को 5 स्वीट्स मिल रही थी, है ना। नंबर ऑफ स्वीट्स ईच गेट, ठीक है, हर एक को 5 स्वीट्स मिल रही थी। अगर वहाँ पर कम हो गए तो अब आप ऑब्वियसली यहाँ पर आप हर एक को स्वीट्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी, है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसा हो गया, इसकी वैल्यू जैसे डिक्रीज हुई, उनको पता है कि अब यहाँ पर आगे टॉप मान लो क्लास में स्टूडेंट्स के लिए टॉफी डिस्ट्रीब्यूशन है ना। फर्स्ट और एब्सेंट हो गए, टॉफी देना ही है ना, ऐसा नहीं रख लेना है बच्चे की। तो जितने स्टूडेंट्स कम हो गए तो हर एक बच्चे को उतनी टॉफी ज़्यादा मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन इस टाइप का है, इनवर्स प्रोपोर्शन का, is in inverse proportion। इनवर्स प्रोपोर्शन में भी हमने सीखा था कि जो दोनों वैल्यू जो होती है, जैसे अगर ये आपके x है और ये y है, एक क्वांटिटी को अगर हम x मानते हैं, नेक्स्ट क्वांटिटी को y मानते हैं, इन दोनों में जो रिलेशनशिप होती है इनका प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसके अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे 24। अभी हम उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अपॉन में लिख देते हैं ना, अब यहाँ पर हम लिखेंगे 24 इंटू 5 इक्वल टू 20 इंटू एक्स। फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पर 20 अपॉन में आ जाएगा, 24 इंटू 5 देन
20 इक्वल टू x, ये तो पता ही है आपको, मल्टीप्लाई वैल्यू डिवाइड ट्रांसपोज होती है तो डिवाइड बाय 5 इन द 5 5 4 जा 20 4 वन द 4 4 6 जा 24, आंसर है आपका x इक्वल टू 6। x मींस अपन स्टूडेंट को कितनी टॉपिक मिल रही है, कितनी स्टूडेंट्स मिल रही है, 6 स्टूडेंट। each student will get, each student is each child will get 6 स्वीट्स। ओके, इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में इस वाली एक्सरसाइज में आपको वैसे इनवर्स रिलेशन रखेंगे क्वेश्चन, आप थोड़ा सा एक सपोर्ट और समझ लेते हैं इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, उस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज। अब यहाँ पर रिलेशनशिप है नंबर ऑफ एनिमल्स और नंबर ऑफ डेज है ना, तो यहाँ पर अपन जो रिलेशनशिप जानते हैं क्वेश्चन 5th, देखिए क्वेश्चन 5th में दिया हुआ है किस किस के बीच रिलेशनशिप है, नंबर ऑफ एनिमल्स है, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ एनिमल्स एंड नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कितने एनिमल्स थे तो कितने दिन का उनका प्रोविजन था, मींस खाना। यहाँ पर आपको दिया हुआ है फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज। अगर उसके पास 20 एनिमल्स हैं, उनके लिए 6 डेज तक का खाना उन्होंने रखा हुआ है। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। इसके मान लो उसके पशुओं के झुंड में अगर वहाँ पर 10 एनिमल्स और आ गए, 20 एनिमल्स थे, वहाँ पर 20 के प्लेस पर 10 एनिमल्स और आ गए, कितने हो गए, 30 एनिमल्स हो गए। तो आपका क्वेश्चन है जब 30 एनिमल्स में अब वो खाना कितने दिन तक चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है लेट द रिक्वायर्ड, आप यहाँ पर रिज्यूम कर लेंगे पहले, लेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज बी, अपन x एज्यूम किया है x। ठीक है, अब हम क्वेश्चन का मीनिंग समझा कि अगर वहाँ पर 20 एनिमल्स के प्लेस पर 30 एनिमल्स आ गए तो वो खाना क्या होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर किस टाइप का ये इनवर्स प्रोपोर्शन का आगे कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन लिखने के बाद में आपको पता है कि दोनों के बीच में इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एक वैल्यू को आप x ले लो, इसको आप y ले लो, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या होगा, 20 इंटू 6 इक्वल टू आप लिख लेंगे 30 इंटू x। अब आप 30 आपका डिनोट हो जाएगा 20 इंटू 6 अपॉन 30 इक्वल टू x। 0 0 कैंसिल, 2 3 बन जाते हैं, 3 2 6। अब आपका रिमेनिंग वैल्यू है 2 इंटू 2, है ना, 2 इंटू 2 इक्वल टू x मींस x इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 2 4। अब वो जो खाना जो 6 दिन तक चल रहा था वो खाना आफ्टर द 4 डेज खत्म हो गया। ठीक है, 4 दिनों में वो खत्म हो जाएगा। तो आप आई होप आपको इस अच्छे समझ में आ गया होगा कि इनवर्स प्रोपोर्शन में आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में किस तरीके से सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस और कंडीशंस आप लोग और भी इतना क्वेश्चंस पर अप्लाई करके देखिएगा। आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। ओके, बाय।